बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम इन कॉलेज फिजिक्स। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स विच इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। बिफोर द definition of Heisenberg uncertainty principle and its derivation, let's discuss some basic idea. In classical mechanics, the position and momentum of a particle are independent of each other and can be simultaneously measured precisely. If you measure the initial position and momentum of particle, then by using classical kinematics or dynamics equation, we determine the future of particle. याद रखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स की ये ब्यूटी है कि हमारे पास कोई भी क्लासिकल पार्टिकल हो, लाइक एक बॉल हो या कोई भी कार हो, अगर उसका प्रेजेंट हमें मालूम हो तो उसका जो फ्यूचर है उसको हम आसानी से विद 100% एक्यूरेसी के साथ मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक बॉल है जो कि ओरिजिन पर है। इनिशियली इसकी जो पोजीशन है वो हमारे पास है x=0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है v0=0। सिमिलरली इसकी मोमेंटम है हमारे पास इनिशियल p0=0। इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी =0। तो इसका जो हमारे पास इस पार्टिकल के प्रेजेंट है वो हमारे पास ये है। अब अगर यही बॉल जो है अलोंग x एक्सिस मोशन स्टार्ट करे with acceleration 5 meter per second square, then what will be its position after time t equal to 10 second? ये हमारे पास बॉल है, तो इसकी जो है हमने पोजीशन को मालूम करना है, मींस इसकी फ्यूचर को मालूम करना है कि आफ्टर टाइम 10 second what will be its new position. So by using classical kinematics, the position of the ball after time t 10 second, that is x=vit plus half at square. Vi is 0, half acceleration of the ball is 5 and time t after 10 second this one. So by simplify this we obtain x equal to 250 meter, means after 10 second this ball will be 250 meter away from this origin. So means its new position will be x equal to 250 मीटर। सिमिलरली इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास होगी v p इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ at, या vf इनिशियल वेलोसिटी is 0 and acceleration is 5 and time is 10 seconds, so this become 50 meter per second. This is the final velocity of the ball and its momentum will be pf is equal to mvf and m is equal to 5 kilogram, velocity equal to 50. So by simplify this we obtain momentum equal to 50 न्यूटन सेकंड। तो इस फिगर का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हमारे पास कोई भी बॉल हो, एक क्लासिकल पार्टिकल हो, उसका प्रेजेंट हमें मालूम हो, करेक्ट, तो उसकी फ्यूचर को हम आसानी से मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग सम क्लासिकल काइनेमेटिक्स इक्वेशन। Means at the same time we can determine various parameters related to this particle. Means at the same time we find out its position, its velocity, its momentum, its kinetic energy and so on. So इसी तरह इस पार्टिकल के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि initially the particle at x=0 and finally particle at x=250. So it means the particle is localized, mean at a single point particle is exist. और इसको हम बोलते हैं कि पार्टिकल हमारे पास क्या है, वो हमारे पास लोकलाइज है। लेकिन अगर हम इस फिगर को देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इसमें हमने एक वेव को कंस्ट्रक्ट किया। दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द वेव इन दिस स्ट्रिंग। This point is 1 centimeter away from the origin and this point is 2 centimeter away from the origin. So the wavelength of the wave is 2 centimeter minus 1 centimeter is 1 centimeter. अब यहाँ पर जो है हमारे पास इस वेव की वेवलेंथ तो मालूम है, लेकिन ये वेव हमारे पास लोकलाइज नहीं है क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में है। So this is not localized.
लोकलाइज तब होगा जब ये वेव एक सिंगल पॉइंट पर होगा, या तो 1 सेंटीमीटर पर होगा, या 1.5 पर, या 1.2 पर. सो दिस इज wave is in a range from 1 centimeter to 2 centimeter, so the wave is not localized but its wavelength is known, which is 1 centimeter. सिमिलर अगर हम इस फिगर को देखें, यहाँ पर जो है हमने वेवलेंथ को थोड़ा कम किया, करेक्ट. दिस पॉइंट इज 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट इज 1.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन. So the wavelength of this wave is what? 1.5 centimeter minus 1 centimeter is 1 centimeter. अब भी इसकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास मालूम है, लेकिन वेव हमारे पास लोकलाइज नहीं है, क्योंकि वेव जो है 1 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 सेंटीमीटर के रेंज में है. लेकिन अगर हम इस फिगर को देखें, यहाँ पर जो है हमने एक वेव पल्स को कंस्ट्रक्ट किया है एक स्ट्रिंग में, और इसकी ई पॉइंट जो है 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट इज 1.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन. अब ये वेव जो है ये थोड़ा सा लोकलाइज को अप्रोच करता है. लोकलाइज अब भी नहीं है, लेकिन लोकलाइज को अप्रोच करता है क्योंकि 1 सेंटीमीटर और 1.2 सेंटीमीटर के रेंज में है, मीन्स नियरली टू लोकलाइज. लेकिन इस वेव के साथ अब मसला ये है कि इसकी वेवलेंथ जो है हमें मालूम नहीं है, वो वेवलेंथ क्लियर नहीं, इसे हम इसकी वेवलेंथ को मालूम नहीं कर सकते. तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हमारे पास कोई भी एक वेव हो, अगर हम उस वेव की पोजीशन को लोकलाइज करना चाहते हैं तो उसकी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास अनसर्टन हो जाएगी. So the conclusion of this graph is that if you are interested to localize a wave, then the uncertainty in its wavelength will be increased and vice versa. अगर हम किसी भी वेव को लोकलाइज करना चाहते हैं तो उसकी अनसर्टेनिटी ऑफ वेवलेंथ इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा. नाउ दिस वन, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, देयर इज a group of wave associated to quantum particle, and if we focus to find position with more certainty, as a result the certainty of particle wavelength or momentum will be increased. जिस तरह कि हमारे पास पहले स्लाइड में हमारे पास एक स्ट्रिंग था और स्ट्रिंग के साथ एक सिंगल वेव था, और उसके साथ मसला ये था कि अगर हम वेव को लोकलाइज करना चाहते हैं तो उसकी वेवलेंथ में अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है. इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल के साथ एक लार्ज नंबर ऑफ वेव एग्जिस्ट करते हैं और उस वेव को हम बोलते हैं वेव पैकेट या वेव ग्रुप. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेव ग्रुप है, ये एक पार्टिकल है और ये मूव करता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और इसके साथ जो वेव पैकेट है या ग्रुप ऑफ वेव है वो हमारे पास इस फॉर्म में है. तो इस फिगर को अगर हम देखें तो इस फिगर में एवरेज वेवलेंथ हमारे पास ये है, मीन इसको हम विद सर्टेनिटी के साथ मालूम कर सकते हैं. लेकिन पार्टिकल इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एग्जिस्ट करता है, मीन्स पोजीशन में हमारे पास अनसर्टेनिटी है. लेकिन अगर हम इस ग्रुप ऑफ वेव को इस पल्स में कन्वर्ट कर दे तो फिर इस फिगर में हमारे पास जो है वेवलेंथ जो होगा वो अनसर्टन हो जाएगा, लेकिन उसकी पोजीशन जो है पार्टिकल की वो ऑलमोस्ट लोकलाइज हो जाएगी, वो सर्टेनिटी को अप्रोच करेगी. सो इन दिस फिगर द पोजीशन पॉइंटिंग प्रोबेबिलिटी इज इल डिफाइंड while wavelength is well defined, but in this figure the position pointing probability is well defined while wavelength is ill defined and vice versa. So from this slide it is clear, अगर हमें वेवलेंथ मालूम हो इट मीन्स हमें मोमेंटम मालूम हो, तो फिर हमारे पास अनसर्टेनिटी पोजीशन में क्या होगी, वो हमारे पास होगी डेल एक्स. और अगर हमें पोजीशन मालूम हो मिसाल के तौर पर, तो फिर हमारे पास पर क्वांटम पार्टिकल के लिए मोमेंटम अनसर्टेनिटी क्या होगी, डेल पी होगी. सो नाउ लेट डिफाइन Heisenberg uncertainty principle. It states that it is not possible to specify both the position and momentum of a quantum particle simultaneously precisely, or the product of uncertainty in the position and momentum of a quantum particle is always greater than or equal to a quantity of order h. ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म है. द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन अनसर्टेनिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोमेंटम अनसर्टेनिटी अलोंग एक्स एक्सिस ग्रेटर और इक्वल टू h कट बाई 2. इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं
और मेजॉरिटी बुक में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, del x del px almost equal to h. So according to Heisenberg, no one can measure position of microscopic particle along x-axis and momentum of microscopic particle along x-axis precisely and accurately. या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि position uncertainty, the product of position uncertainty and momentum uncertainty is almost equal to Planck constant. Remember, these variables are also known as complementary variable. Complementary variable means which product is greater or equal to h cut. So this variable is also called complementary variable. It is important to note that there is no uncertainty relation between one Cartesian component, a position vector of a particle, and a different Cartesian coordinate component of momentum. The restrictions are only on the complementary pairs del x, del px, del y, del py, del z, and del pc. There is no complementary between one Cartesian coordinate of a particle and different momentum of a, that is x and py. इस सारी स्लाइड का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी क्वांटम पार्टिकल हो तो उसकी पोजीशन अनसर्टेनिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोमेंटम अनसर्टेनिटी अलोंग वाई एक्सिस दैट इज इक्वल टू 0 मींस बोथ को हम सिमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस किस्म की सिचुएशन हो, डेल एक्स अनसर्टेनिटी अलोंग एक्स एक्सिस, अनसर्टेनिटी अलोंग x axis momentum, then this must be equal to h. Means हम किसी भी क्वांटम पार्टिकल के लिए along x axis position और along x axis momentum precisely and equality मालूम नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी क्वांटम पार्टिकल के लिए अगर उसके कोऑर्डिनेट पोजीशन डिफरेंट हो और मोमेंटम कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो तो फिर उन दोनों को हम सिमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। नाउ the derivation of Heisenberg uncertainty principle by a thought experiment, that is the product of position uncertainty along y-axis of quantum particle and uncertainty of quantum particle momentum along y-axis is equal to or in the order of h. Before the derivation of Heisenberg uncertainty principle, this can be derived by some thought experiment. A thought experiment or Gedanken experiment is an imaginary experiment which does not violate any fundamental law of physics but cannot be performed in practice. Such experiments are frequently used in physics to clarify difficult concepts in a simple manner. Thought experiment या Gedanken experiment क्या होते हैं? वो imaginary experiment है जिसकी अगर हम मैथमेटिकली उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो कोई भी फिजिकल लॉ को वायलेट नहीं करेगा, लेकिन इस किस्म के एक्सपेरिमेंट को लैब में हम परफॉर्म नहीं कर सकते, करेक्ट, ड्यू टू सम लिमिटेशन। मिसाल के तौर पर इस स्लाइड को देखें, इससे थॉट एक्सपेरिमेंट या गेडेनकर एक्सपेरिमेंट इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन ऑन जुपिटर and throw a ball to some height that is 18 meter, what will be initial velocity? At Jupiter, the value of gravitational acceleration is this one. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जुपिटर है, एक प्लेनेट है, इस पर एक बंदा खड़ा है, मीन्स दिस इज ए थॉट एक्सपेरिमेंट। कोई बंदा भी जुपिटर पर लॉन्च नहीं कर सकता, जुपिटर को नहीं पहुंच सकता, तो ये हमारे पास एक थॉट एक्सपेरिमेंट बन गया। अब क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन है, उसने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया और ये बॉल जो है 18 मीटर ऊपर चला गया, तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0 और प्रोजेक्टेड वेलोसिटी इसकी होगी v0। इसकी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी को हमने मालूम करना है। याद रखिए, इस किस्म के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर एक्चुअल लाइफ में हम परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन इसके जो मैथमेटिक्स है वो किसी भी फिजिकल लॉ को वायलेट नहीं करता, मीन्स इसकी वेलोसिटी को हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग काइनेमेटिक्स, दैट इज 2gh इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर बाय पुटिंग द वैल्यूज एज इट मूव अपवर्ड, सो एक्सेलरेशन इज -24.5
फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी को हमने मालूम करना है. बाय सॉल्विंग दिस वी ऑब्टेन v naught equal to 30 meter per second. It means if a ball is thrown up and the ball covers some height h equal to 18 meter, then its initial velocity will be 30 meter per second. This experiment in daily life cannot be performed, but its mathematics gave a fruitful and correct result. So this is a thought experiment. Now derivation of Heisenberg uncertainty principle by thought experiment, that is single slit diffraction experiment. Suppose a beam of electron is moving along x direction with a well-defined momentum py equal to 0, means the particle move along x axis, so its momentum along y axis will be equal to 0. If this beam is made to pass through a slit of width a, as shown in the figure, then uncertainty in y coordinate of the position of electron passing through the slit is what? इस फिगर को देखिए, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन सोर्स है, इससे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और दीज इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग एक्स एक्सिस. अगर ये इलेक्ट्रॉन इस स्लेट से पास हो जाए तो यहाँ से ये डायफ्रैक्ट हो जाएंगे, करेक्ट, और यहाँ पर हमारे पास आकर पहुँच जाएंगे. तो यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, मीन्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इन दिस रीजन इज मैक्सिमा एंड दिस एट दिस रीजन इज मिनिमा एंड दिस इज सेकंड मैक्सिमा. सो अगर हम इसको देखें, मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रॉन सपोज करें यहाँ से यहाँ पर आ गया, करेक्ट, तो याद रखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ जाए, हम एज्यूम करते हैं कि ये इस रास्ते पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गया, लेकिन अगर एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया हो तो फिर हमारे पास एरर क्या होगी, जितनी भी इसकी विड्थ है, करेक्ट. या मिसाल के तौर पर अगर इसकी विड्थ को हम थोड़ा सा इंक्रीज करें, ये करें सपोज, और हम एज्यूम करें कि एक इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गया, लेकिन अगर एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से यहाँ पर आया हो तो इसमें हमारे पास पोजीशन में एरर होगी. असल में इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से आया है और हमने एज्यूम किया है कि इस पॉइंट से आया है, तो इसमें हमारे पास एरर कितनी होगी पोजीशन में, जितनी भी इस स्लेट की हमारे पास विड्थ है. इट मीन्स अगर हम स्लेट की विड्थ को इंक्रीज करें तो इसकी पोजीशन अनसर्टेनिटी भी हमारे पास इंक्रीज होगी, लेकिन हम विड्थ की डिक्रीज करें तो पोजीशन अनसर्टेनिटी भी हमारे पास क्या होगी, मिनिमम होगी. मीन्स अगर हम इसकी विड्थ को कम करें तो फिर इलेक्ट्रॉन हमारे पास लोकलाइज होगा, मीन्स इस दोनों रीजन के दरमियान इसकी फाइंडिंग पोजीशन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी. सो the position uncertainty is equal to width of the slit. जितना भी स्लेट का width ज़्यादा होगा उतना ही उसकी पोजीशन हमारे पास पार्टिकल की अनसर्टन होगी. So this is our equation number 1. Position uncertainty along y is equal to a. Smaller the width of the slit, greater is the accuracy, lesser uncertainty in the knowledge of the y coordinate of the electron at the instant pass through the slit. Now the electron has a wave associated with it according to de Broglie, that is lambda equal to h over p. So therefore a diffraction pattern is observed on the photographic plate placed on the other side of the slit. The electron is most likely to be found with the central peak of the diffraction pattern. Now, the magnitude of uncertainty of momentum of electron along the y-axis is what? Del py equal to p sin theta. इसको अगर हम फिगर को देखें, इस फिगर को देखें, मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन है जो डायफ्रैक्ट होकर इस मिनिमा तक पहुंच गई. तो इस इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम है p, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला दिस इज px और दूसरा ये वाला py. सो इलेक्ट्रॉन तो या इस रीजन में हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम का कुछ पोर्शन है. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ
momentum of the electron along y-axis is this one. Means मोमेंटम along y axis या इस पॉइंट पर होगा या इस पॉइंट पर होगा या इस पॉइंट पर होगा. So this is the momentum uncertainty along y axis. Now in this figure, this is our angle theta, this is perpendicular, this is base, and this is hypotenuse, this one. This is P, this is Py, and this is Px, and this is angle theta, this one. So sine theta is equal to Py by P, or simple uncertainty in momentum Py del Py equal to P sine theta. This one. Momentum uncertainty along y-axis del Py equal to P sine theta, where theta is the angular deviation corresponding to the first minimum. Now from the theory of diffraction, we know that A sine theta equal to n lambda for first minima n equal to 1, and A is the width of the slit, so sine theta equal to lambda by A, और del Py equal to P sine theta, and sine theta की जगह हम lambda over A को पुट करें. So del Py equal to P lambda by A, but P equal to what according to de Broglie? H over lambda. So this lambda cancel. So this become del Py equal to H over A. This is a momentum uncertainty along y-axis. Clearly, a better knowledge of the y coordinate, that is smaller is result lesser accuracy in the knowledge of the y component of momentum. इसका क्या मतलब है? हमें मालूम है फ्रॉम दिस रिलेशन, अगर हमारे पास स्लेट की विड्थ कम हो तो पोजीशन अनसर्टेनिटी भी हमारे पास कम होगी, लेकिन यहाँ पर देंगे अगर स्लेट की विड्थ हमारे पास कम हो तो इसकी मोमेंटम अनसर्टेनिटी हमारे पास ज़्यादा होगी. सिमिलरली अगर इस स्लेट की विड्थ हमारे पास ज़्यादा हो तो पोजीशन अनसर्टेनिटी हमारे पास ज़्यादा होगी, लेकिन del Py इनवर्सली प्रोपोर्शनल A, अगर A की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम हो मीन्स विड्थ ज़्यादा हो तो पोजीशन अनसर्टेनिटी हमारे पास कम होगी. Now multiply equation 1 and 2, del y into del Py equal to h. This is the Heisenberg uncertainty principle, or more general and the exact form, this one, del y multiplied by del Py equal to h, but this h is greater than h cut by 2, so this can be written as for x. This is position uncertainty along y-axis, momentum uncertainty along y-axis, this one. In case of x del px greater or equal to h cut by 2, it means del y del Py equal to h, but this h is greater than h cut by 2. So this is our required Heisenberg uncertainty relation. Now, physical significance of Heisenberg uncertainty principle. A position coordinate x of a particle is known, then uncertainty and x component of momentum is infinite. हमें पता है कि हमारे पास the product of uncertainty in position and momentum बराबर होता है h के. अब अगर कोई भी पार्टिकल हो वो कंप्लीटली उसकी पोजीशन हमें मालूम हो तो उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमारे पास क्या होगी? ज़ीरो होगी. सो del px equal to h over del x, and uncertainty in position is 0, so h over 0 equal to infinity. So it means if the particle position is completely known, then its momentum uncertainty will be infinite. Similarly, if momentum of particle along x-axis is known, then uncertainty in position coordinate will be infinite. हमें पता है कि the product of uncertainty position and momentum equal to h, but del px equal to 0 means momentum of a particle is completely known, then uncertainty will be equal to 0. So del x equal to h over del px and h over 0 equal to infinity. This implies that when momentum of particle is known, then position uncertainty will be approached to infinity.
Now case number 3, for a particle of mass very large, that is a classical particle, means a ball, a car, a human and so on, which mass is very large compared to the mass of the electron or proton. Then uncertainty in position and the product of uncertainty in velocity equal to 0. We know that del x del px equal to h, but del x as it is, del px is the product of mass and velocity, so equal to h, or del x del vx equal to h over m. But m is very large, then this term approach to 0, so it means we can measure position and velocity of a classical particle simultaneously. अगर हम किसी पार्टिकल के लिए वेलोसिटी और पोजीशन को सिमल्टेनियसली मेजर करें तो इसका मतलब ये है कि हम इसी पार्टिकल के लिए मोमेंटम को भी मेजर कर सकते हैं, दैट इज p इज इक्वल टू mv. अगर वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी हमारे पास 0 हो तो मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी 0 होगी. सो इट मीन्स ए क्लासिकल पार्टिकल और ए क्लासिकल बॉडी velocity, its acceleration, its momentum, its kinetic energy and so on, all parameter can be measured simultaneously, means at the same time. And this is the demand of correspondence principle. According to Bohr correspondence principle कि हमारे पास जितनी भी मॉडर्न इक्वेशन हो वो बाय सर्टेन लिमिटेशन क्लासिकल इक्वेशन को अप्रोच करेगा. तो ये हमारे पास एक मॉडर्न इक्वेशन है हाइजेनबर्ग का. अगर यहाँ पर हम मास की जगह इनफाइनाइट पुट करें या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरी लार्ज पुट करें, देन दिस expression approach to del x del x equal to 0, it means that we can measure velocity and position of a particle simultaneously. So इसका मतलब ये है अगर हमारे पास mass very large हो, then this modern equation approach to classical equation.